What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। अगर कुछ चैप्टर खराब हो जाते हैं लाइफ में तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी स्टोरी ही ओवर हो गई। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी लगे कि आप लोगों को हाँ ये हमारी लाइफ में नहीं आनी चाहिए थी, देखिए वही आप लोगों को एक ऐसा ज्ञान देकर जाएंगी जो कि लाइफ के जो नॉर्मल दिन है आप लोगों के उससे सबसे बेटर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लाइफ में आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आएंगी उसी तरीके से वो आपकी कैपेबिलिटी को इनहेंस करेगी, और जिस तरीके से आप लोगों की कैपेबिलिटी इनहेंस होगी तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप लोग टैकल कर पाएंगे। तो इसीलिए लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलिए कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है, और फिर लाइफ में यही जो सीख है आप लोगों की ये आगे काम आने वाली है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में कभी भी आप लोगों को नेगेटिव विचार नहीं रखने कि मेरे ही साथ क्यों। ये बहुत जल्दी सोचता है इंसान कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, तो ये सोचिए कि हाँ मेरे साथ हुआ है तो कुछ ना कुछ फायदा आगे होने वाला है। फिर देखिए उस प्रॉब्लम में भी आप लोग कितने अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। अब स्टार्ट करता हूं आप लोग यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट, क्योंकि अमेरिका कॉन्टिनेंट आप लोग खत्म हो चुका है तो यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर नजर डालेंगे। जो जो कंट्री होगा यहाँ पर कवर करेंगे डिटेल में, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। और इसके अलावा देखते हैं क्या क्या शानदार आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले नजर डालते हैं एक रिवीजन के ऊपर, यानी कि जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मिशन शक्ति के बारे में हम लोगों ने जाना था। डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट था 2011 में अनाउंस किया गया था। जेरूसलेम के बारे में हम लोगों ने जाना था जो कि कैप्चर किया गया इजराइल के द्वारा 1948 और 1967 की वॉर में, और आज की डेट में ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में। द्रुज यहाँ पर ये पॉपुलेशन पाई जाती है गोलान हाइट में, जो कि अभी इजराइल के द्वारा 1967 में कैप्चर किया गया था, और अभी यूएसए के द्वारा बोला गया कि ये इजराइल का पार्ट है, सोवरेन है। यहाँ पर इजराइल एक तरीके से इजराइल का कंट्रोल है, जबकि सीरिया से कैप्चर किया गया था। इसी के साथ में हम लोगों ने एक डेटा के बारे में जाना था। यहाँ पर 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर यह बोला गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। फोकस ये था कि स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से हमारी कंट्री में इनहेंस की जा सकती है, खासकर शहरों वाले एरिया में, यानी कि शहरी एरिया में। मध्य प्रदेश है वो राज्य गवर्नमेंट जिसके द्वारा युवा स्वाभिमान योजना बनाई गई, जिसके तहत जो शहरी यूथ हैं उनको स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड जो यूथ हैं उनको किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। केरला हाईकोर्ट ने बोला है यहाँ पर रिसेंटली अभी देखिए कि कई सारी जिस तरीके 4 मेजर जो इको सिस्टम है, जो इको टूरिज्म सेंटर थे उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि काफी नेगेटिव इंपैक्ट ये डाल रहे थे पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इसी तरीके से इजराइल के साथ में हम लोगों ने जाना था कि लॉन्गेस्ट यहाँ पर साल्ट केव देखने को मिली, यानी कि नमक की एक गुफा देखने को मिली बहुत लंबी, जो कि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट मानी जा रही है। तो ये कुछ डेटा थे जो आप लोग याद रख सकते हैं। देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है। बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक से, और आप लोगों को ये लिंक टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। जो मैंने कल आप लोगों को बोला था एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए जिसमें लगभग 44 पेजेस हैं, अगर आप लोगों को लगता है वो एक अच्छा पॉइंट बन सकता है फ्यूचर में एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी दोनों जगह पोस्ट कर दिया था। जहां भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आप लोगों को मिलती है, ये जो डिस्कशन की हम लोग करते हैं। क्या क्या आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करना है। ये फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर मिनिमम गारंटी स्कीम के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या पैसा हमारे पास में इतना है कि इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो नजर डालेंगे इसके ऊपर। आप फिर किस तरीके से हम लोग इसको टैकल कर चल सकते हैं। यूएसए ने जो अभी फिर से स्टेप उठाया यहाँ पर मसूद अजहर को एक अनवांटेड लिस्ट में डालने के लिए, तो उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है आखिर किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, इंडिया क्या कर रहा है इसके बारे में, और चाइना किस तरीके की हरकतें कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है। तो नजर डालेंगे आर्टिकल के ऊपर आखिर क्या क्या कंडीशन चल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्शन है इंडिया को और ज्यादा अपना कमिटमेंट बढ़ाना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आखिर फिलहाल क्या चल रहा है वो सब बातें जानेंगे। यहां पर कुछ पॉलिटिकल इशू डिस्कस किए गए हैं। थोड़ा सा जो डिस्कस किया गया वो सेक्युलरिज्म के बारे में बोला गया है। सेक्युलरिज्म का जो फंडा है 2 तरीके से डिवाइड रहता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था मेंस में। हमारी कंट्री का जो सेक्युलरिज्म है यहाँ पर डेफिनेशन ये है कि जो हमारा स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इक्वल डिस्टेंस रखेगा हर एक रिलीजन से, यानी कि किसी भी रिलीजन के पास में वो नहीं जाएगा, नॉर्मली ये बोला जाता है। पर लेकिन सपोर्ट भी यहाँ पर एक तरीके से कर सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था मक्का मदीना हज यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, पर लेकिन एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि पार्शियलिटी यहां पर दिखाएगा। वेस्टर्न वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि आप लोगों को जरा सा भी इंटरफेयर नहीं करना है एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीजन के अंदर, उसको कंप्लीटली एक अलग साइड में लेकर चलना है, क्योंकि पास्ट में हिस्ट्री यहां पर अच्छी नहीं है अगर बात करें सेक्युलर कॉन्सेप्ट की।
पर लेकिन आज की डेट में अगर पॉलिटिकल पार्टी के यहां पर बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो वो अलग निकल कर आता है। कहीं ना कहीं जो माना जाता है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म वो थोड़ा लिबरल माना जाता है, और जो बीजेपी का सेक्युलरिज्म माना जाता है वो थोड़ा टाइट माना जाता है। तो इस तरीके से भी यहां पर सेक्युलरिज्म डिवाइड किया जाता है। कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने अपने हिसाब से टाइम टू टाइम में मोड़ा गया है अपना अपना फायदा उठाने के लिए। तो इस तरीके की बातें यहां पर बोली जा रही हैं। कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, बाबरी मस्जिद ये बीजेपी के टाइम पर हुई थी। तो इस तरीके की कई सारी जो पुरानी बातें हैं वो भी यहां पर याद दिलाई जा रही हैं कि देखिए ये गलत तरीका है वोट बैंक को इस तरीके से डाइवर्ट और कन्वर्ट करने का, जो हरकतें यहां पर की जाती है सेक्युलरिज्म के नाम पर, या फिर किसी पर्टिकुलर तबके को लुभाने के लिए यहां पर जो स्टेप उठाए जाते हैं वो गलत तरीका है। तो ये तमाम मुद्दे हैं यहां पर जो कि पॉलिटिकल पार्टी को काउंट कर चल रहे हैं। एग्जाम में न कोई पूछेगा और नहीं आप लोगों को कभी ये लिखने हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखते हैं। आगे चलते हैं। आगे आज है सैटरडे को होता है ग्राउंड जीरो, और ग्राउंड जीरो जो अब की बार का आप लोग यहां पर है, ये बात की जा रही है पालघर महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि यहां पर अगर आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र के बिल्कुल कोने में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो वहां पर कई बार अर्थक्वेक आ चुके हैं अभी। तो जो लोगों के अंदर वहां पर दहशत है उसको बोला गया है कैसे टैकल किया जाए, क्या क्या प्लानिंग की जाए, ताकि जो अगर कोई ऐसा फ्यूचर में कंडीशन बनती है तो उसको टैकल कर चल जाए। बहुत सारे लोग जो है वो शेल्टर में आज की डेट में रह रहे हैं। तो इतना ही पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में कोई आइडिया रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस हल्का सा आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी लेक्चर सोच रहा था थोड़ा जल्दी आएगा क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे में थोड़े कम आर्टिकल आते हैं। पर लेकिन कंडीशन वही है ना कि बोला जाता है कि ऊंट पर भी बैठ के चलते हैं तो कुत्ता काट लेता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन गई, ये ऐसी सिचुएशन बनी यहाँ पर। मैंने सोचा जल्दी बनेगा, पर जल्दी के चक्कर में ये थोड़ा माइक हिल गया और इसमें वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई यहाँ पर, और अब ये लेट आ रहा है, वरना मैं सोच रहा था कि इसको 7:30 से पहले डाल दूं। चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छा होता है। मेरा रिवीजन हो गया, आप लोगों को तो लेक्चर मिल ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। थोड़ा देर आ सकता है पर लेकिन लेक्चर आप लोगों को जरूर मिलेगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि ऐसा लगता है लेक्चर नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं रहूं और लेक्चर न आए, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। ठीक है, लेक्चर जरूर आएगा जब तक मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता भैया, इतनी तो बात है। आइए बात करते हैं अब यहां पर आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल की बात की जा रही है मसूद अजहर के बारे में। मसूद अजहर जो है यहाँ पर एक वांटेड टेररिस्ट है, और इंडिया के लिए नहीं, ओनली ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में कई सारी दुर्घटनाओं को इसके द्वारा अंजाम पहुंचा गया है। जैसे मोहम्मद का फाउंडर है ये मसूद अजहर। अभी रिसेंटली एक मूव गया यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यहाँ पर यह बोला गया कि जो एक तरीके से जो यूएसए है वो ये चाहता है कि इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाला जाए, और इसकी जो भी फंडिंग फाइनेंसिंग सब कुछ है वो बंद कर दी जाए। इंडिया काफी लंबे समय से ये प्रयास कर ही रहा है और कंटिन्यूसली इंगेज है यहाँ पर चाइना के साथ में। तो देखते हैं कब इसका सोल्यूशन निकल कर आता है, आखिर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। चाइना ने बार बार रिफ्यूज करता है यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए। यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के जो इशू होते हैं वो हमेशा इसको वीटो कर देता है, और आज से नहीं 2011 से ये मुद्दा चल रहा है। जब से आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर कई बार अटैक हो चुके हैं अलग अलग एरिया में। अलकायदा के साथ भी मिलकर, ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अलग तरीके से इसने यहाँ पर काम किए हैं। अलकायदा का चीफ था ओसामा बिन लादेन। इसी के साथ में जो कंदार आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर हमारे पास में एक फ्लाइट थी जिसको हाईजैक कर लिया गया था, हाईजैक करके अफगानिस्तान ले लिया गया था। ये वही मसूद अजहर है जो हमारी कंट्री की जेल में बंद था, पर लेकिन यहाँ पर इसको छुटाया गया एक प्लेन को हाईजैक करके। तो उसकी वजह से हम लोगों को छोड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों को उस टाइम पर हम लोग को बचाना था। पर लेकिन आज की डेट में ये उतने ही लोगों को कम से कम मार चुका है। अगर उसी टाइम इसको गाड़ दिया जाता उल्टा, तो आज की डेट में कंडीशन नहीं देखने को मिलती। हमारे 40 जवान जो अभी शहीद हुए हैं वो भी यहाँ पर शहीद नहीं होते। तो ये कंडीशन सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2001 की अगर बात करें यहाँ पर, तो जैसे मोहम्मद और जो यहाँ पर अजहर है, ये इसका जो एक तरीके से जो यहाँ पर ये इसका चीफ है, इनके द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई पुलवामा अटैक की भी। अलग अलग बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुलेआम, और खुलेआम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी यहाँ पर क्या करता है, पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है। ये थी इस तरीके से फ्लाइट जो यहाँ पर इनके द्वारा कैप्चर की गई थी, और जब तक यहाँ पर उसको वापस नहीं किया गया तब तक इन्होंने यहाँ पर इनको नहीं छोड़ा। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन वहां पर देखने को मिली। इसी के साथ में जो यहाँ पर लिस्ट का जो नंबर है ये है 1267। ये यूएनएससी के अंदर यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहाँ पर इसको बार बार वीटो कर दिया जाता है चाइना के द्वारा, यानी कि डेजिग्नेटेड लिस्ट में नहीं डालने दिया जाता है। एक साइड में तो ये बोलता है हम आपका सपोर्ट करते हैं, यानी कि पाकिस्तान को बोलता है हम आपका सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम के साथ में हम लोग। दूसरी साइड में जो इसकी जिंगजियांग प्रोविंस है, अगर आप लोग मैप में देखेंगे ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार इनके द्वारा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर किया जा रहा है, मार मार कर उनको भगाया जा रहा है अगर कोई भी जरा सी भी उल्टी सीधी हरकतें वहां पर उनके द्वारा की जाती है तो। यानी कि दोगला रूप यहाँ पर चाइना का देखने को मिल रहा है। एक साइड में खुद नरसंहार कर रहा है और दूसरी साइड में एक तरीके से चहीता बना हुआ है टेररिस्ट को सपोर्ट कर। इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया पाकिस्तान।
कि जो यहाँ पर मसूद अजहर हैं, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की जाती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो कम से कम रोक ही जाए। तो देखते हैं किस हद तक इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। लिस्ट में डालने के बाद भी अगर फिर भी ये फ्यूचर में कोई भी ऐसा स्टेप उठाते हैं तो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी पाकिस्तान की कि भैया ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में और इसके पास पैसा कहां से आ रहा है। सब मेंबर यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग को यहाँ पर रोका जाए एक तरीके से, और उसके लिए अभी एक यहाँ पर एक तरीके से जो मेंबर है उनके द्वारा रिजोल्यूशन भी पास किया गया। यूएस का प्लान है कि कहीं ना कहीं चाइना को ह्यूमिलिएट भी किया जाए, एक तरीके से डिबेट में लाया जाए चाइना को कि आखिर चाह क्या रहे हो भैया, ये तो बताओ। कहीं ना कहीं ये बार बार इस तरीके की जो एक्टिविटी चाइना के द्वारा की जा रही है, चाइना अपने आप को चाहता है कि रिकॉग्नाइज किया जाए कि हाँ मैं ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूं, मेरे सिवा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया वाला इशू। नॉर्थ कोरिया में जो चाहते हैं नॉर्थ कोरिया की शांति से सोल्यूशन निकालना यूएसए वाले, वो लीडर हमेशा किम जोंग उन पहले चाइना जाता है, उसके बाद में बात करके चाइना से तब वापसी आता है यूएसए से बात करने। तो कहने का मतलब यह चाइना वहां पर भी ये दिखाना चाह रहा है कि मैं हूं तो सोल्यूशन निकलेगा, मैं नहीं हूं तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए मेरे हिसाब से चलो। और अब तक कोई ऐसा इंडिकेशन भी नहीं है कि चाइना यहां पर रेडी है जो उसका वो पैटर्न चल रहा है उसको चेंज करने के लिए। तो देखने वाली बात होगी कैसे सोल्यूशन निकलता है। हमारी कंट्री ने तो ये बोला है कि चाइना के साथ में बायलैटरल ट्रेड, हमारा जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको नहीं बर्बाद करेंगे मसूद अजहर के चक्कर में, क्योंकि अगर यहां पर एक तरीके से लिस्ट में आ भी गया तो जब तक पाकिस्तान को यहां पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। पता चला छुप छुप कर फिर भी काम चल रहा है तो उसका कोई मुद्दा नहीं है, तो बायलैटरल रिलेशन बर्बाद करने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, इंडिया को सपोर्ट जरूर करना चाहिए और कर भी रहा है यूएसए और यूएनएससी के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है उनको, ताकि जो एक तरीके का प्रयास है वो कंटिन्यू रहे, उसमें कोई भी यहां पर कमी न देखने को मिले। पर लेकिन किस तरीके से बैलेंस बनाना है दोनों ही तरीके से यूएसए और यूएनएससी के द्वारा जो स्टेप उठाया जाना है उसमें ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या ये सारे एक तरीके से रियलिस्टिक वे में काउंट कर चलने पड़ेंगे, आंख बंद कर हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, ये यहां पर बोला गया है। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करता है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। हमारी कंट्री का टारगेट है 175 गीगावाट, ये 2022 तक है, जब हमारी कंट्री की आजादी का 75वां साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर यहां पर ये टारगेट रखा गया है। अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट निकल कर आई कि देखिए इंडिया की एक तरीके से एम्बिशन देखने को मिल रही है कि हाँ हम लोग ऐसा टारगेट रख रहे हैं, पर लेकिन एक साइड में हमारी कंट्री का जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ रहा है, 4.8% हमारा बढ़ गया है 2018 में लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो क्या ये सही है? ये बात बोली गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर एम्बिशन हमारी ये होनी चाहिए कि कैसे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, और हमारी वो एम्बिशन भी है पर फिर भी हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात होगी। अगर देखा जाए हिस्टोरिकली उठा के इंडिया की अगर देखा जाए तो इंडिया ने ऐसा कुछ किया तो है नहीं, ये तो यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्री है उनके द्वारा ये इस तरीके एक्टिविटी की गई है कि आज की डेट में एक ऐसी जगह पर आकर रुक गया है वर्ल्ड, जहां से अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही डिजास्टर इसका फेस देखने को मिलेगा। कहीं पर बीमारी होंगी तो कहीं पर जो फसल की पैदावार है वो कम होगी, ओशन इकोनॉमी भी कम होती हुई नजर आएगी। तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में दिखने वाली है। अगर बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से तो ये बोलती है कि देखिए पर कैपिटा इनकम भी अगर देखा जाए जो इसके द्वारा एमिशन किया जा रहा है तो इंडिया का ग्लोबल एवरेज से 40% लेस है, यानी कि इतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। अगर हमारी कंट्री में से जो एमिशन निकल रहा है वो थोड़ा बढ़ जा रहा है तो ये कोई ज्यादा गलत बात नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर इतनी पॉपुलेशन यूएसए की हो तो यूएसए पूरे वर्ल्ड जितना यहाँ पर खत्म कर दे, पूरे वर्ल्ड जितना अकेला यहाँ पर काम कर दे, यानी कि इतना ज्यादा एमिशन करे, पर हम लोग फिर भी बहुत कम एमिशन कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, इसलिए हमको तो सपोर्ट करना ही करना चाहिए और हमको इंटरनल भी कुछ ना कुछ स्टेप उठाने ही चाहिए चीजों को हैंडल करने के लिए। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब इसका यह है कि देखिए एक तरीके से जिस कंट्री के द्वारा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की गई है, यानी कि यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, इनके द्वारा ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जानी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, और जिस कंट्री के द्वारा पास्ट में कम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की गई है उसको कम रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। इसी को बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसको ध्यान रखकर चलना ही चलना पड़ेगा। हमारे टारगेट तो हैं पर लेकिन हम इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि 175 गीगावाट का हमारा टारगेट है, तो इसमें हम लोगों ने 100 गीगावाट है सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट है विंड और 10 है बायोमास और 5 है स्मॉल हाइड्रोल प्रोजेक्ट जो है उनसे, यानी कि 75 गीगावाट टारगेट रख दिया, पर लेकिन अचीवमेंट लगभग 60% के करीब भी नहीं हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको अचीव किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो कुछ यहाँ पर स्टेप उठाने पड़ेंगे जो कि क्रूशियल स्टेप होने चाहिए कार्बन एमिशन को कट करने के लिए, और ये यूनिवर्सल चैलेंज है, सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा इंक्लूडिंग इंडिया। अगर देखा जाए तो क्या क्या फोकस किए जा सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बढ़ा सकते हैं, ग्रीन ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सीएनजी की बस वगैरह ये सब चीजें चला सकते हैं जो कि
नेगेटिव इंपैक्ट न डालें। इसके अलावा जो बिल्डिंग कोड है यहाँ पर, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग डेवलप कर रहे हैं उनको ऐसे करें कि सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो, इन्वायरमेंट के लिए सही हो। इसी तरीके से जो भी आप लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो एनर्जी इफिशियंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फालतू में एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कुछ तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर फोकस देकर आप लोग चलेंगे तो सही डायरेक्शन में चीजों को समझ पाएंगे। और जिस तरीके से हमारी कंट्री का टारगेट है कि 33% तक कम करना है हम लोग को, जो अब तक हम लोगों ने अचीव कर लिया है, क्या ताकि यहां पर 2030 तक का ये टारगेट है, 2005 के लेवल पर हम लोगों को जाना है। यानी कि 2005 के लेवल पर जिस टाइम पर हम हुआ करते थे एमिशन के लेवल पर, तो उस लेवल का कम से कम 33% हम लोगों को कट करना है 2030 तक। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर पाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें एनर्जी के ग्रोथ की, तो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ ओनली 7% है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, ये ज्यादा होना चाहिए था। मैक्सिमम ग्रोथ यहां पर चाइना और यूरोप में देखने को मिला। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पर लेकिन इंडिया को और ज्यादा कैपेसिटी यहां पर इनहेंस करनी पड़ेगी। जिस तरीके से टारगेट रखना और उसको अचीव करना दोनों डिफरेंट बात होती है। टाइम टेबल तो आप भी बनाते हैं डेली, नीचे कमेंट बॉक्स में ये आप लोग बता सकते हैं कि फॉलो कितने लोग करते हैं आप लोग आप लोग को अपना पता चल जाएगा। यानी कि टाइम टेबल बनाना, टारगेट बनाना गलत बात नहीं है, पर लेकिन आप लोग बना रहे हैं, सही बात है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कितना आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही रिजल्ट निकाल के लेके आता है। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडर मेंबर है कंट्री इंडिया, पर लेकिन क्या हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं चीजें, क्या हम लोग ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हैं? इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में और एक ऐसी लोती ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात करें यहाँ पर स्टेट पावर यूटिलिटी की, तो देखिए स्टेट को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए जो ग्रोथ है, किस तरीके से जो छतों पर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, अगर आज के में सबके घर बनाए जाए और कंपलसरी कर दिया जाए कि इतना सोलर पैनल आप लोगों को लगाना है और सब्सिडाइज रेट पर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराए, तो कुछ फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। जो क्लीन किए जाए, जो कोल प्लांट है, यानी कि जो ऐसी गैस निकलती है जो काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है एनवायरमेंट के ऊपर, तो उस गैस को कम से कम आप लोग यहां पर हटाइए, ताकि एक अच्छी एनर्जी हम लोग क्रिएट कर सके, कोल से भी ज्यादा इंपैक्ट ना डाले एनवायरमेंट पर, ये फोकस देकर चल सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग प्रॉपर वे में हैंडल करेंगे तो देखिए यूएनएस जो यहाँ पर यूएनएफसीसी के द्वारा भी अगर हिसाब से लेकर चला जाए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर हो सकती है। स्टोरेज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, फाइनेंसिंग लिंक कर सकते हैं, जो 100 बिलियन बोला गया है यहाँ पर कि हर साल इकट्ठा करना है, हालांकि ये इकट्ठा नहीं हो रहा है, 2020 तक यहाँ पर प्रपोज किया गया था, तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ पर निकल सकता है अगर हम लोग प्रॉपर में सब चीजों को साथ में लेकर चलें। पर्टिकुलर एक कंट्री मिलकर कुछ नहीं यहाँ पर कर पाएगी। प्रमोट करना चाहिए ग्रीन ट्रांसपोर्ट, जो हम लोगों ने अभी किया, जो कि हमारी कंट्री में इंस्पायर नहीं कर रहा है, ना ही प्रमोट किया जा रहा है। फोसिल फ्यूल जो है वो लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है और आप लोग देखते हैं ऐसी अगर बात करें 20 सिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 15 सिटी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हमारी कंट्री में है। तो कंडीशन काफी खराब है, तो इसका भी बारे में कुछ ना कुछ सोच सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में बात करें सेंटर की, अगर बात करें तो ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पर देने चाहिए बसेस के लिए, टैक्सीज के लिए और टू व्हीलर्स के लिए, ताकि कुछ ऐसे व्हीकल यूज किए जाए जो कि एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट न डालें। इंडिया को देखिए अपनी एम्बिशन जो है उसको ढंग से रखना चाहिए, यानी कि कैसे यहाँ पर CO2 को कंट्रोल करना है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, और ये साथ में लेकर सबको कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ग्लोबली सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट कर इसमें चलना चाहिए। राज्य जो है इसको साथ में लेकर चल सकते हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को हम लोग साथ में लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक लेवल पर हम लोग को काम करना चाहिए, और ये फिर से हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है एज ए लीडर बनने की, यानी कि हम फिर से यहाँ पर एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना पाथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा वर्ल्ड को दिखाएं कि हाँ हमसे सीखकर वर्ल्ड भी आगे बढ़े। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी राहुल गांधी जी के द्वारा बोला गया न्यूनतम आय योजना NYAY। ये जो न्यूनतम आय योजना है इसमें बोला गया कि लगभग 72,000 रुपए पर ईयर ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपए पर मंथ, तो 12×6 = 72, तो इस तरीके से पूरे साल के 72,000 यहां पर हो जाएंगे। तो ये बोला जा रहा है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। मिनिमम इनकम गारंटी, अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी की बात देखें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ करने की सोच रही है। बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है, PM किसान वो 6,000 रुपए पर ईयर के दे रही है। राहुल गांधी ने बोला है वो 6,000 रुपए पर मंथ के देंगे। इस तरीके से बार बार जो बात निकल कर आ रही है कि जो 72,000 रुपए ईच पोरेस्ट 5 करोड़ को दिए जाएंगे, जो कि लगभग आप लोग देखते हैं आज की डेट में अगर देखा जाए 5 करोड़ जो फैमिलीज होंगी उनको बोला गया है। अगर एक फैमिली में 5 मेंबर भी यहां पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो लगभग कितने हो गए, 25 करोड़ इंडिविजुअल हो गए। कॉस्ट जो इसकी आने वाली है 3.6 लाख करोड़ पर एनम आने वाली है। क्या इतनी कॉस्ट हम लोग झेल पाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं निकलकर, तो उनका आंसर भी ये खुद दे रहे हैं। सबसे पहला बोले कि जो एडिशनल स्पेंडिंग होगी यहाँ पर इतना लार्ज सम मनी ऑन पुअर, तो क्या यहाँ पर ये जो बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पर जो एडिशनल स्पेंडिंग लाई जाएगी, तो यह क्या ये वो केस है कि काफी एडिशनल स्पेंडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी अगर इस स्कीम को कंप्लीट करना है, तो जो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है वहां से पैसा जुटा नहीं पाएंगे हम लोग, जो गवर्नमेंट के पास से पैसा है, तो सही बोला जा रहा है हाँ। दूसरा बोला जा रहा है कि
क्या गवर्नमेंट जो है फाइनेंस अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट मोबिलाइज कर सकती है, रिक्वायर सम ऑफ मनी, तो गुड वे रहेगा स्पेंड करना, इस तरीके से खर्च करना, तो ये भी सही बात यहां पर नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो राहुल गांधी जी के द्वारा जो स्कीम यहां पर बोली गई है, अगर इसको एनालिसिस किया जाए ढंग से, तो ये हमारी कंट्री के लिए वायबल स्कीम नहीं है इंप्लीमेंट करना, क्योंकि ह्यूज इंपैक्ट डालेगी हमारी इकोनॉमी के ऊपर। जिस तरीके से बोला जा रहा है कि लेबर, एग्रीकल्चर और वर्क जो मार्जिनल किसान हैं, उन सबको जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफर करते हैं, 3 डेकेड से भी ज्यादा अगर देखा जाए यहाँ पर बेनिफिट की अगर बात करें यहाँ पर लगभग 3 डेकेड, तो देखिए यहाँ पर काफी लंबे सारे ग्रुप ऐसे मिल जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। यानी कि लास्ट 3 डेकेड में जो हम लोगों ने एक तरीके से ग्रोथ हमारा इकोनॉमी का हुआ है, उसका फायदा इनको नहीं मिला है। अगर फायदा मिलता तो इंप्रूवमेंट होता, पर लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हर एक लेवल पर ये गरीबी देखने को मिल रही है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, आज की डेट में भी जो पुअर है वो पुअर ही रह गया और जो अमीर है वो अमीर हो गया। तो इस तरीके से दुर्घटना हो रही है सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में जो जीडीपी बढ़ रही है उसका फायदा लो लेवल जो स्टेटस है सोसाइटी को उसको नहीं मिल पा रहा है। मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, लो स्किल फोर्स जो है उनके ऊपर एक अलग से तलवार लटक जा रही है कि क्या आने वाले टाइम में उनकी जॉब भी जाने वाली है। इसी के साथ में लोगों की जॉब तो जा रही है, साथ ही साथ में जो यहां पर उधारी लेते हैं वो मनी लेंडर या फिर जो मिडिल मैन होते हैं उनसे लेते हैं। उससे क्या होता है, वो 24 से 60% पर एनम के ब्याज से यहां पर लेते हैं। अगर ये बैंक में जाए तो इनको 5, 7 और 10 मैक्सिमम यहां पर ब्याज मिल जाएगा, पर लेकिन 60% के ब्याज पर यहां पर पैसा उधार लिया जाता है, जिसकी वजह से उसके एक तरीके से चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, गुलाम बन जाते हैं उस पर्टिकुलर इंसान के। 30% ओनली जो यहां पर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वो बोरिंग करते हैं इंस्टीट्यूशन से, यानी कि बैंकिंग सिस्टम से। इसी के साथ में जो एग्रीकल्चर वर्कर है वो ओनली 15% यहां पर ऐसी हैं जो यहां पर बैंक से जाकर एक तरीके से ये लोन वगैरह लेते हैं। बाकी साहूकार और मिडिलमैन से ये लोन लेते हैं, जो कि इनको एक चक्कर में डाल देता है और इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर बात करें एडिशनल इनकम जो कि बात की जा रही है, क्या ये इनके ऊपर इंपैक्ट डालेगी? सही, तो देखिए एक तरीके से जो मनी लेंडर के पास जाते हैं, एक तो वो जाना कम होगा कहीं ना कहीं, और दूसरा कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए एक तरीके से कुछ हालत सुधारेगी। पर लेकिन हमारे पास में इतना पैसा है, अगर ये देखा जाए खर्च किया जाए तो 1.92% लगभग जीडीपी का खर्च करेगी। हमारी कंट्री की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका लगभग 2% के करीब ये खर्च करने वाली है, इस तरीके से बोला जा रहा है। इसी के साथ में अगर जो यहाँ पर हम लोग अगर गवर्नमेंट की बात करें, जो भी यहाँ पर आज के डेट में जो स्कीम चल रही है, अगर उनको भी हटा दिया जाए और कन्वर्ट किया जाए सब कुछ इसमें कि हाँ इनकम ट्रांसफर करना है, तो ये 3.4% हमारी जीडीपी का हो जाएगा। ये ह्यूज मनी है, अगर इस तरीके से इसको खर्च किया जाएगा तो ये ह्यूज इंपैक्ट डालेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ये तो बात है कि इनकम ट्रांसफर यहां पर रिड्यूस करेगी इनकम इनइक्वालिटी। इसी के साथ में ये लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड की पॉवर्टी को भी कहीं ना कहीं कम करेगी। इसी के साथ में जो आज की डेट में जो शौक है कहीं ना कहीं बीमारी और जो डेथ किसी की हो जाती है या कोई और शौक जो अगर फैमिली में आता है, तो ये उसको भी कहीं ना कहीं हैंडल कर पाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कंट्री में बढ़ी, क्योंकि इनके पास में पैसा होगा, हेल्थ अच्छी होगी। पर लेकिन जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये जो मारामारी होती है इन्फ्लेशन की वजह से, जो महंगाई होती है, जो इनके पास में कुछ पैसा आता है तो इन्फ्लेशन की वजह से वो उसमें प्रॉब्लम निकल कर आती है, उसको कैसे आप लोग हैंडल करेंगे? तो ये भी एक सोचने वाला बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आइडेंटिफाई करना बेनिफिशियरी को। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से चले, जो कि 2011 में आया था, 6 करोड़ हमारी कंट्री में हाउस होल्ड ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, घर नहीं है, ट्राइबल कम्युनिटी है, लैंडलेस है, अलग अलग तरीके से यहां पर है। तो किस तरीके से आप लोग यहां पर इस स्कीम के लिए लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ये काफी टफ टास्क होगा यहां पर अगर देखा जाए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेंसस दोनों को मिलाकर काम किया जाए, तो 40% लगभग बॉटम के, जो कि लगभग 10 करोड़ हाउस होल्ड हैं, तो इनमें से फिर से वही कंडीशन निकल के आएगी, कैसे आप लोग इनको हैंडल करेंगे? अगर सबको आप लोग यहां पर देना स्टार्ट करते हैं तो ये एक ह्यूज सम ऑफ मनी आएगा, यानी कि 1.5 लाख करोड़ पर एनम के हिसाब से आप लोगों को इसको लेकर चलना पड़ेगा। पीएम किसान को भी अगर इसके साथ में अलाइन कर लिया जाता है तो फिर अलग तरीके से आप लोगों को टैक्स लगाना पड़ेगा जो सुपर रिच होते हैं उनके ऊपर, और कितना भी आप लोग पैसे इकट्ठा कर लें फिर भी आप लोग यहां पर जो फिस्कल एक तरीके से प्रॉब्लम है, कैपेसिटी नहीं है एक तरीके से राज्य की और स्टेट गवर्नमेंट की इतनी कि यहां पर सॉल्यूशन निकाला जा सके, फिर भी ये यहां पर सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। फिर भी स्कीम को फेज मैनर में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एक साथ जो बोला गया है इंप्लीमेंट करने के लिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, घुमा फिरा के अगर आप लोग ये स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे तो एक तरीके से डायरेक्ट आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात घुमा फिरा के यहां पर यह आती है कि आप लोगों को अगर इंप्लीमेंट भी करनी है तो फेज मैनर में होगा, क्योंकि इतनी
इतना पैसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर भी नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी साइड में यहाँ पर ये बात आती है, मान लीजिए हेल्थ की सर्विस कोई प्रोवाइड करा रहे हैं, एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके लिए कोई स्कीम है, अगर आप लोग उनको हटाकर यहाँ पर ऑल्टरनेटिव के तरीके से लेकर चल रहे हैं तो ये और ज्यादा बर्बादी करेंगे, क्योंकि वो स्कीम ऑलरेडी काम कर रही है, हो सकता है ये स्कीम ढंग से इंप्लीमेंट ना हो और सप्लीमेंट की तरीके से लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि अगर कोई इंसान बीमार है, वो जूस पी रहा है, उसी के साथ में अगर वो प्रोटीन भी लेना स्टार्ट कर दे और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे तो ये सप्लीमेंट होगा, तो सप्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ऑल्टरनेटिव चलेंगे, आप जूस पी या फिर आप लोगों को ये इस तरीके से प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो देखिए वो प्रॉब्लम कर देगा यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के चलना पड़ेगा। इस तरीके से अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, कई बार फैमिली में कोई एक बीमार हो जाता है तो पूरी फैमिली यहाँ पर गरीबी में चली जाती है, मेडिकल शॉक देखने को मिलता है इस तरीके कोई भी, या क्रॉप फेलियर हो जाता है तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो इंश्योरेंस है और खासकर जो क्रॉप का इंश्योरेंस है वो बराबर आप लोगों को देकर चलना है। आयुष्मान भारत की अगर बात करें तो ये देखिए इस तरीके से जो आउटडोर पेशेंट है कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर एक तरीके से ट्रीट करने की बात करिए तो ये भी देख रहे हैं। फसल बीमा योजना हो गई, वो एक तरीके से सही काम कर रही है, तो इनका ऑल्टरनेटिव लेकर आप लोग नहीं चल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग केस यहाँ पर यह बनता है कि 3.6 लाख करोड़ जो यहाँ पर जो आप लोग खर्च करना पड़ेगा, और तो आप लोग को ये केयरफुली देखकर चलना पड़ेगा अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट भी करते हैं। कहने का मतलब ये है, ह्यूज मनी है, ह्यूज बर्डन है, ह्यूज पॉपुलेशन है, कैसे बैलेंस बनाकर सॉल्यूशन निकालना है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। आंख बंद कर सॉल्यूशन निकालने के बारे में न सोचें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा काफी अच्छा स्टेप लिया गया है। एक किन्नर समुदाय के जो नाम है इनका भवानी माँ, ये ट्रांसजेंडर है यानी कि हिजरा है, इनको इलाहाबाद से यहाँ पर कैंडिडेट बनाया आम आदमी पार्टी ने। तो एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख कई सारे अगर टीबी के लक्षण आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कफ वगैरह, फीवर वगैरह, या फिर कोई किसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आती है तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर सामने दिया है। मैं घुमा फिरा के ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए आप आज की डेट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जाकर एकदम उसको चेक कराइए। वर्ल्ड टीबी डे के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, नैनो मैगजीन में भी और द हिंदू में भी, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स टाइम, यानी कि अब यहाँ पर टाइम आ गया टीबी को खत्म करने का, ये इसकी थीम थी। बाकी हेल्पलाइन नंबर भी है 180011 यहाँ पर 4x6, ठीक है, तो इस पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 1800116666, ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है। आगे बढ़ता हूँ। आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री के लिए एक हिंदू टेम्पल बनाया जा रहा है यूएई अबू धाबी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये अनवील करना है, इससे रिलेटेड एक पूजा आरती होनी है। तो ये बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये इलेक्शन के बीच में पड़ रहा है तो देखने वाली बात होगी कैसे इसको टैकल करके यहाँ पर चला जाएगा। इसी के साथ में अगर इलेक्शन की बात करूं तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वोट डालने जाते हैं तो आप लोगों के पास में एक ऐसी वोटिंग मशीन होगी, इसमें यहाँ पर ब्लू लाइन होगी इस तरीके से, जो कि यहाँ पर सिंबल बने होंगे, उसको जैसे आप लोग प्रेस करेंगे तो ये वीवीपैट में 3 चीजें आएंगी, नाम आएगा पर्सन का, सिंबल आएगा पॉलिटिकल पार्टी का और सीरियल नंबर आएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने पर्टिकुलर पर्सन को वोट दिया, उसी के पास में ये वोट गया है। 7 सेकंड तक ये आप लोग यहाँ पर शो होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया पास्ट में, ठीक है ना, कि कितने सेकंड तक यहाँ पर वीवीपैट पे वो शो होता है। तो 7 सेकंड तक लगभग आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोगों को कंफर्म कराएगी कि जिसको वोट डाला है उसी को वोट गया है। तो हल्के से आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये लोकसभा में जो बोला गया है 50% से ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पर वीवीपैट और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनको मैच करते हैं तो बोला जा रहा है कि आगे 6 दिन और ज्यादा डिले हो जाएगा यहाँ पर रिजल्ट, और ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर बोला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। थेरेसा मे की जो डी थी ब्रेक्जिट, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, वो तीसरी बार भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई है। अब देखते हैं आगे इसको कितना डिले किया जाता है और क्या सोल्यूशन निकल के आता है, फिर नो डील भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये काफी मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच दी थी यहाँ पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेबिलिटी के बाद में, जो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई हनन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यहाँ पर इमेज बच जा रही है। आने वाले टाइम में फायदा देखने को मिलेगा, जो आरोप यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा लगाया जा रहा था। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर वो आते हैं पावर में तो नीति आयोग को स्क्रैप कर देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बिजनेसमैन का एक अड्डा बन चुका है, जो यहाँ पर लोकल जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो देखते हैं जिस तरीके से मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन खत्म किया, ये नीति आयोग को खत्म करने की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रेड क्रॉस ने बोला है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जहां पर भी कोई लोगों की जान खस्ता हालत बनती है, वहां पर किसी की जान जाती है, कोई किसी तरह का क्राइसिस होता है, तो ये वहां पर हेल्प करती है। तो बोला जा रहा है वेनेजुएला के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की बाद में बात करी जाएगी, पहले जो लोग हैं उनकी यहाँ पर हेल्प की जाए। और इन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहां पर नहीं करेंगे, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, ये बोला जा रहा है कि जो
एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में काम करते हैं, उनके कपड़े धुलने के लिए एक मशीन बना दी गई है रसिया के द्वारा। अब वॉशिंग मशीन ये होगी, आसानी से कपड़े धुल पाएंगे। इससे क्या होगा, फायदा होगा, लंबे समय तक वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। हमारी कंट्री में कॉफी जो है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के दर्जे दिए गए हैं 5 वैरायटी को। ये 5 वैरायटी कौन कौन सी है इनको जाकर सर्च कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो में हम लोग डेली एक जीआई का टैग डिस्कस करते हैं, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को ये 5 वैरायटी में वहां पर कवर करा दूंगा, ताकि आप लोगों को लंबे समय तक ये याद भी रह जाए। ओके, तो वहां पर आप लोग लेक्चर देखते रहिए, जो कि मॉर्निंग में आता है डेली आप लोगों का 4 AM। रेलवे ने मिलकर काम किया है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि वोटर को एक तरीके से अवेयर किया जा सके वोटिंग राइट के बारे में। तो तमाम यहाँ पर एक तरीके से एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। और आप लोगों को नंबर जरूर याद रखिएगा 1950 पर जाकर आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट आप लोगों के माइंड में है यहाँ पर, तो ये 1950 आप लोग डायल कर सकते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। आगे आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये सेंट पियरे एंड मिकेलोन, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक यूरोपियन जो यहाँ पर करेंसी यूज की जाती है, और सेंट पियरे इसकी कैपिटल है। इसी के साथ में ये इसका फ्लैग हो गया, और लोकेशन यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये यूएसए हो गया, ये कनाडा हो गया, और ये हो गया मैक्सिको। यहाँ पर इसकी लोकेशन आप लोग देखते हैं। इसके बाद में हमारा जो यहाँ पर पोर्शन स्टार्ट हो गया है वो हो गया यूरोप, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आगे आने वाले टाइम में कवर करने वाला हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। ये जो क्विज है, सबसे पहला है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इंडिया का कार्बन एमिशन बोला गया है कितने % बढ़ गया है, ये बताना है। नेक्स्ट जो बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर देखा जाए जो टारगेट है इंडिया का कि हम लोगों को 33 से 35% 2030 तक कंट्रोल करना है, ये किस लेवल का, किस ईयर के लेवल का हम लोग को ये कंट्रोल करना है। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी कितने % बढ़ी है, ये आप लोगों को बताना है। मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो बैंक से जाकर यहाँ पर जो क्रेडिट वगैरह लेते हैं वो कितने % है। इसी के साथ में एग्रीकल्चर वर्कर जो है वो कितने लेते हैं, ये बताना है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कास्ट सेंसस के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से, तो आप लोगों को ये बताना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से कितने लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा भवानी मां जो एक ट्रांसजेंडर है इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसको अपना कैंडिडेट बनाया है, ये बताइए। इसी के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है कि वेनेजुला में जाकर वो सपोर्ट करेंगे जो भी प्रॉब्लम है वहां पर, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। और इसी के साथ में देखिए संडे को आप लोगों का लेक्चर आएगा, और संडे को आप लोग कुछ बातें भी मुझे बतानी है, कुछ चेंजेस करने वाला हूं 1 तारीख से, यानी कि जो कि आप लोगों की मंडे की 1 तारीख होगी, आप लोग कुछ चेंजेस वहां पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं, आप लोग क्या चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि कुछ चेंज करने का मूड है मेरा। 1 तारीख से आप लोग कई सारे चेंज यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। वो चेंजेस क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप लोग अपना सजेशन दीजिए, उसके बाद में मैं देखता हूं किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर चलना है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस कर रहा हूं मैं भी, और आप लोगों को भी यहां पर लेट मिल रहा है लेक्चर। तो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी और कुछ और भी एडिशनल अगर आप लोगों के माइंड में चल रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 तारीख से आप लोगों को कुछ चेंज यहां पर मिलने वाले हैं, जो कि एक प्रोडक्टिव चेंज होंगे और आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।